हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो बच्चों की स्पेशल डिमांड पे जेई नीट के बैचेस से कुछ हटके हम शुरू कर रहे हैं बोर्ड्स का रिवीजन बैच, दैट इज धुरंधर बैच। सो कुछ ही समय बाकी है ट्वेल्थ के बोर्ड्स के लिए एंड इसी कुछ ही समय में हम पढ़ेंगे सारे का सारा केमिस्ट्री का सिलेबस। तो बने रहिएगा। मैं सारे के सारे 10 के 10 चैप्टर ट्वेल्थ के इस रिवीजन बैच में ऑन अ क्विक बेसिस पढ़ाऊंगा और पूरी डेप्थ में पढ़ाऊंगा। लेक्चर्स कम एंड कंटेंट ज्यादा। तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, समय ना खराब करते हुए। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो चीज होती है जो स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होती है एंड सॉल्वेंट वो चीज होती है जो लार्जर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक शुगर सोल्यूशन है, तो बेसिकली उसमें शुगर जो है वो क्या है, सॉल्यूट, एंड पानी जो है वो क्या है, सॉल्वेंट। अक्सर जो सोल्यूशन का फाइनल स्टेट होता है, जैसे शुगर सोल्यूशन जो है वो लिक्विड स्टेट में है, फाइनल स्टेट सॉल्वेंट की स्टेट के साथ मैच करती है। क्लियर? तो शुगर जो है वो सॉल्यूट है एंड पानी जो है यहाँ पे सॉल्वेंट है। क्लियर? तो एक पर्टिकुलर ग्लास में कितनी चीनी डाली है, कितना शुगर डाला है, इस चीज को डिफाइन करने को कि कितनी अमाउंट है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी एक बच्चे से पूछा कि भाई डिफाइन करिए, एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी है, तो उसने बोला सर 1 चम्मच चीनी है। दूसरा बच्चा जो कह रहा है सर 10 ग्राम चीनी डाली है। तीसरा बच्चा कह रहा है सर 50 क्रिस्टल्स ऑफ शुगर पर ग्लास ऑफ वाटर डाला है। तो तीनों का मैथमेटिकल टर्म अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उनका डिफाइनिंग टर्म अलग है। पहला स्पून ऑफ शुगर बता रहा है, दूसरा मास ऑफ शुगर बता रहा है, तीसरा क्रिस्टल्स यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ शुगर बता रहा है। तो तीनों का डिफाइनिंग टर्म अलग अलग है, इसलिए तीनों का मैथमेटिकल फिगर अलग अलग है। सो बहुत सारे तरीकों से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। ग्लास ऑफ वाटर की बजाय आप कह सकते हो 100 ml ऑफ वाटर है, या लीटर्स में डिफाइन कर सकते हो, या उसका भी मास ले सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे किसी भी सोल्यूशन के अंदर कितनी सॉल्यूट की अमाउंट प्रेजेंट है उसे डिफाइन किया जा सकता है। तो इसे डिफाइन करने के तरीके में पहला टॉपिक आता है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स। फाइन। सो बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है उसे डिफाइन करने के तरीके को बोलते हैं। सो नंबर 1 टर्म है परसेंटेज मास बाय मास। इसे परसेंटेज m बाय m भी लिखते हैं। ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100। जैसे 20 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो मैं ज्यादा मतलब लिखने पे जोर नहीं लगाऊंगा। 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट यानी कि 20 ग्राम ऑफ शुगर जो है वो सॉल्यूट है, एंड यहाँ सोल्यूशन का मास है, मैंने बोला 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ 100 ग्राम्स नहीं आएगा बिकॉज सोल्यूशन बोला है, पानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 प्लस 20। क्लियर? सो यू कैन डू परसेंटेज मास बाय मास। सेकेंड जो मेजर टर्म है वो है मोलैरिटी, कैपिटल M। फाइन। सो कैपिटल M जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। जैसे मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है 18.25 ग्राम ऑफ HCl is dissolved in 500 ml of aqueous solution, कैलकुलेट मोलैरिटी। तो हमारे पास जो सॉल्यूट दिया गया है वो यहाँ पे कितना है, 18.25 ग्राम ऑफ HCl। मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। HCl का मोलर मास है 36.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में लेना है, मैंने 500 ml बोला है, तो 500 ml अपॉन 1000, so this comes out to be 1 यूनिट इज कैपिटल M, या आप इसे मोल पर लीटर भी लिख सकते हो। क्लियर? सो थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास मोलैलिटी। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी।
सो मोलैलिटी इज स्मॉल m, और ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम के सॉल्वेंट के अंदर कितना सल्यूट डिसॉल्व किया गया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। देखो मैंने सारे के सारे लेक्चर्स बेसिकली सॉल्यूशंस वगैरह सब जेई के बेसिस पे भी ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं काफी साल पहले, बट अब बच्चों की काफी डिमांड थी जिसके चक्कर में मैंने ये सोचा कि दोबारा से बोर्ड बैच के लिए ये सारे का सारा कंटेंट बनाना चाहिए। सो दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू बोर्ड्स ओनली, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। जैसे अगर हम पुराना ही क्वेश्चन उठा लें जिसमें हमने बोला था 20 ग्राम ऑफ शुगर यानी कि सुक्रोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो परसेंटेज मास में मास निकाला था, अभी हम उसकी मोलैलिटी निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं तो 20 ग्राम हो गया गिवन मास। मोल्स के लिए क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, एंड सुक्रोज का मोलर मास होता है 342, C12H22O11 से। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ वाटर था, उसी को मैं किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा 100/1000। सो व्हाटएवर द आंसर इज यू कैन सॉल्व इट। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द मोलैलिटी। फाइन। नंबर 4 द फेमस टर्म इज मोल फ्रैक्शन। नंबर 4 इज मोल फ्रैक्शन। देखिए टर्म्स बहुत सारी हैं, वी आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन बोर्ड्स की भाई किस तरीके से बोर्ड्स में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया जा सकता है इन द बेयर मिनिमम टाइम। फाइन। सो मोल फ्रैक्शन इज बेसिकली x। सो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिफाइन करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। जैसे मान लीजिए क्लास में गर्ल फ्रैक्शन निकालना है तो कितनी लड़कियां भाई अपॉन टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। फाइन। और अगर इसी क्वेश्चन को फिर से डिफाइन करना हो, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो, तो इट विल बी 20/342 अपॉन 20/342 प्लस 100/18। दिस इज द प्रीवियस क्वेश्चन का ही मोल फ्रैक्शन निकाला है। 20 ग्राम ऑफ सुक्रोज था, 100 ग्राम के पानी में डाला गया है, तो 20/342 इज द मोल्स ऑफ सुक्रोज। दीज आर मोल्स ऑफ सुक्रोज, दिस इज मोल्स ऑफ वाटर 100/18। तो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज निकल आएगा। क्लियर। एंड द फिफ्थ लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स इज, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ppm। तो ppm बेसिकली किसी भी चीज को मिलियन में से डिफाइन करने वाली बात है। पार्ट्स ऑफ सल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू मिलियन। फाइन। सो इट्स अ सेम थिंग। जैसे किसी चीज को परसेंटेज में डिफाइन करते हैं, जैसे परसेंटेज मास में मास आउट ऑफ 100 डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे आउट ऑफ 1 मिलियन डिफाइन करते हैं। तो जो भी मान लीजिए आपके पास पार्टिकल्स हैं या मास है, वो यहाँ पे आ जाएगा सल्यूट का, यहाँ पे आ जाएगा सोल्यूशन का, इनटू 1 मिलियन। सो दीज आर द कंसंट्रेशन टर्म्स। ये बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर के आखिरी टॉपिक में भी थे, बट ये हमें इस चैप्टर में काफी ज्यादा रिक्वायर्ड रहेंगे, और मैंने उन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स पे ज्यादा फोकस किया जो इस चैप्टर में ज्यादा जरूरी है। फाइन। स्टिल इसमें मोलैलिटी एंड दिस वन इज द बेस्ट यूज्ड इन दिस चैप्टर। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पे। सो नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के हिसाब से ये होता है बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि जिसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, एक सॉल्यूट हो गया एक सॉल्वेंट हो गया। जैसे मान लीजिए चीनी है पानी है, सो वो है बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 3 हैं, पानी है चीनी है, चलिए नमक डाल दीजिए, ठीक है ना। सो 3 चीजें हैं, दैट इज टर्नरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 4 हैं, नींबू भी डाल लीजिए, नींबू पानी बनाइए। फाइन। वैसे ठंड का टाइम चल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। सो 2 चीजें हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन 3 है, तो टर्नरी 4 है, तो क्वाटरनरी। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट,
सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्वेंट, एक्वस सोल्यूशन, ठीक है ना। सो बेसिकली जिसमें सॉल्वेंट जो है पानी है, कोई भी चीज जब पानी में डाली गई है, जैसे मान लीजिए शुगर ही है, पानी में डिसॉल्व करिए तो दैट इज नोन एज एक्वस सोल्यूशन, क्लियर। एंड सेकेंड थिंग इज नॉन एक्वस सोल्यूशन, जिसमें चीजें पानी में नहीं डाली गई, जैसे बेंजीन में कोई चीज डाली गई है, जैसे लेट्स सपोज एनीथिंग इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, तो वो एक नॉन एक्वस सोल्यूशन है क्योंकि उसमें पानी में चीजें नहीं डाली गई हैं, क्लियर। तो एक बात मैं यार आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा यार, काइंडली प्राइमरली फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। बेसिकली वीडियोस के थ्रू टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद आपके पास एनसीईआरटी है, सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़िए, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़िए, एडिशनल बुक्स के क्वेश्चंस पढ़िए, इसमें जो बोर्ड के साथ रिलेटेड हैं, आपके डेफिनेटली फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आ सकता है। नहीं तो एक बेयर मिनिमम 95 प्लस तो स्कोर अचीव कर सकते हो अगर आप ढंग से सारे क्वेश्चंस भी पढ़ लोगे और टॉपिक को समझ लोगे। तो ट्राई टू फोकस ऑन द टॉपिक्स की अच्छे से चैप्टर समझ आ जाए, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाइए, आपके डेफिनेटली क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है ना। लास्ट में हम वीडियोस के लास्ट में डेफिनेटली पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर में आए हुए, सीबीएसई में, स्टेट बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस भी करेंगे, तो बेफिक्र रहिए इसमें। तीसरा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के हिसाब से द वेरी फर्स्ट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि जिसमें इनफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फिलहाल घोला नहीं गया है, डिसॉल्व नहीं किया गया है। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल ग्लास का पानी है जिसमें 3 चम्मच चीनी डाली जा सकती है, घोली जा सकती है, अभी फिलहाल उसमें 1 या 2 चम्मच चीनी ही डाला है, तो अभी और इनफ अमाउंट सॉल्यूट की नहीं डाली है तो और डाली जा सकती है। फर्दर सॉल्यूट कैन बी एडेड, दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फाइन। अनसैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें इनफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैज बीन डिसॉल्व्ड, सॉल्यूट की इनफ मात्रा इसमें डाली जा चुकी है, नो फर्दर सॉल्यूट कैन बी एडेड, और नहीं डाला जा सकता। एंड थर्ड थिंग इज सुपर सैचुरेटेड। इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। सुपर सैचुरेटेड होता है जिसमें इनफ अमाउंट से ज्यादा कोई चीज डिसॉल्व कर दी गई। अब सोचने वाली बात यह है कि ज्यादा कैसे डालेंगे यार, एक नॉर्मल ग्लास के पानी में जब 3 ही चम्मच चीनी डाली जा सकती है तो भाई तुमने चौथा कैसे डाल दिया? तो बच्चे कहते हैं यार गर्म कर दो, ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं पानी को गर्म किया, चौथा चम्मच खोल दिया, घुल गया, तो क्या सुपर सैचुरेटेड बन गया? नहीं। अरे नॉर्मल पानी की टेंडेंसी 3 चम्मच की थी, गर्म पानी की तो 4 चम्मच की है भाई, अभी वो गर्म पानी के हिसाब से सैचुरेटेड है, तो आप उसे वापस ठंडा करेंगे तो जब वो नॉर्मल पानी बनेगा, खुले हुए चम्मच तो 4 ही रहेंगे। नाउ इट इज अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि पानी को आपने नॉर्मल कर लिया है, चम्मच 4 ही खुले हुए हैं। फाइन। हाँ, पर ये जो सोल्यूशन बना है ये काफी ज्यादा हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए हम इसे मेटास्टेबल सोल्यूशन बोलते हैं। अगर आप इसे फिजिकली डिस्टर्ब करोगे, शेक करोगे, तो वो जो चौथा चम्मच है वो नीचे बैठ जाएगा। दाने तो नहीं मिलने वाले भाई, पर चौथा चम्मच किसी चाशनी वगैरह की फॉर्म में नीचे जरूर बैठ जाएगा, तो अल्टीमेटली वापस से वो सैचुरेटेड सोल्यूशन दे देगा। तो ये हाईली अनस्टेबल है। इसमें ऐसा नहीं है कि गर्म पानी कर दिया और उसमें चौथा चम्मच खोल दिया, उसे वापस भी नॉर्मलाइज करना होता है। तो नॉर्मल पानी में चौथा चम्मच जब खुला रह गया है, 4th स्पून ऑफ शुगर जब डिजॉल्व रह गया है, वो सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है, बट ये हाईली अनस्टेबल सिस्टम है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर। सॉल्युबिलिटी इस चैप्टर में आगे भी ज्यादा काफी फोकस्ड है। तो सॉल्युबिलिटी में नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड्स इन लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी। फाइन। तो सॉलिड्स इन लिक्विड्स में सबसे पहले बात करते हैं नेचर की, ठीक है ना। किसी भी लिक्विड के अंदर सॉलिड को घोलना है, आप अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने दिमाग में पानी में चीनी लेके चले। आज तो पानी में चीनी घोलने भाई, ठीक है ना, घोले ढंग से चीनी। तो नेचर पे डिपेंड, बड़ी सिंपल सी बात है। पानी में आप चीनी घोल रहे हो, वो घुल जाती है, पर ये मारकर घोलोगे पानी में तो बाहर निकाला क्या? पार्ले जी बिस्कुट की तरह आधा थोड़ी रह गया, नहीं ना। क्यों? ये तो डिसॉल्व नहीं हुआ, चीनी डिसॉल्व हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि चीनी नेचर में C12H22O11 इट्स अ पोलर कंपाउंड, पानी भी एक पोलर कंपाउंड है। एंड केमिस्ट्री में सॉल्युबिलिटी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। हम अपने जैसों के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं, शरारती बच्चे शरारती बच्चों के साथ, बैक बेंचर्स के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं। सिमिलरली पोलर लोग पोलर लोगों के साथ घुल जाते हैं।
तो पानी एक पोलर कंपाउंड है, चीनी एक पोलर कंपाउंड है, ये एक पोलर कंपाउंड नहीं है। फाइन। तो वही चीजें घुलेंगी जो नेचर में क्या है, पोलर है, जिसपे हल्के बहुत चार्जेस हैं, वो पानी में घुल सकता है। एंड हल्के बहुत चार्जेस तब आते हैं जब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, ऐसा लाइक 100% हर जगह पे अप्लाई नहीं होता है, एक आध जगह केमिस्ट्री में, खुद 12th में ही है जो पोलैरिटी थोड़ी बहुत ऐसे आ भी जाती है पर फिर भी सॉल्युबिलिटी नहीं आती, बट अल्टीमेटली 99% ये ट्रुथ है कि पोलैरिटी के कारण ही सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होती है। तो जिन चीजें जो पोलर होंगी वो पानी में घुल जाएंगी सॉलिड्स, बाकी की नहीं घुलेंगी। सेकंड होता है टेम्परेचर। तो वैसे तो आपको पता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है, चीनी को पानी में ज्यादा घुलना है तो क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। ठीक है ना, टेम्परेचर को बढ़ा के पानी के मॉलिक्यूल्स थोड़ा और खुलेंगे, चीनी के मॉलिक्यूल ज्यादा फिट हो सकते हैं। लाइक कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। फाइन। बट इसका एग्जैक्ट प्रिंसिपल क्या है, एग्जैक्ट प्रिंसिपल है ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो क्लास 11th में हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ली चैटलियर कहता है अगर घोलते टाइम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इफ सॉल्युबिलिटी इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी। तो आप टेम्परेचर बढ़ाइए, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और अगर घोलना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो आप टेम्परेचर बढ़ाइए, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। आप खुद सोचिए, पानी में चीनी घोलनी है, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अगर कोक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घोलनी है तो हम उसे फ्रिज में रखते हैं, टेम्परेचर घटाते हैं। इसका मतलब हर बार टेम्परेचर बढ़ाने से नहीं होता, इट्स अ प्रोसेस। अगर सॉल्युबिलिटी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाना है, अगर सॉल्युबिलिटी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर घटा के सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बट इन जनरली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में हम बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ा के ही बढ़ेगी, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड नहीं है। एंड तीसरी चीज है प्रेशर, और प्रेशर से तो भैया घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज ना प्रेशर डालने से सॉलिड दबने वाली चीज है और ना ही वो लिक्विड जिसमें वो चीज घोलनी है, तो ना दबेगा ना झुकेगा भाई। पानी में अगर चीनी घोलनी है तो उसमें प्रेशर का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सॉलिड्स इन लिक्विड्स के बाद दैट इज गैसेस इन लिक्विड्स। गैसेस इन लिक्विड्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो बात करते हैं नेचर की, बात करते हैं नेचर की। कौन सी गैस जल्दी खुलेगी, द गैस विच विल लिक्विफाई फर्स्ट। बड़ी सिंपल सी बात है कि एक सोल्यूशन के अंदर गैस को घोलना है तो कौन घुलेगा, जो जल्दी लिक्विड बनेगा। कौन घुलेगा, जो जल्दी लिक्विड बनेगा। द गैस विच विल लिक्विफाई फर्स्ट विल डिसॉल्व फर्स्ट। जो लिक्विड बनने के चांसेस जिसके ज्यादा, और लिक्विड बनने के किसके चांसेस ज्यादा है, जिसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अच्छे हैं। जो ज्यादा अच्छे फोर्सेस हैं, केमिकल बॉन्डिंग में हम बतेरे तरह की फोर्सेस पढ़ते हैं, तो जिसके फोर्सेस अच्छे हैं उसके लिक्विड बनने के चांसेस ज्यादा है, जिसके लिक्विड बनने के चांसेस ज्यादा है उसके पानी में या सोल्यूशन में घुलने के चांसेस ज्यादा है। क्लियर। सेकेंड थिंग इज टेम्परेचर। फाइन। सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस कॉन्सेप्ट। भाई गैस इन लिक्विड समझना है ना, तो समझिए कोक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करनी है, तो सोचिए क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, धूप में रखाते हैं, ऑब्वियसली फ्रिज में रखते हैं। तो फ्रिज में रखने से क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तब जाके सॉल्युबिलिटी बढ़ी। क्यों, क्योंकि सोचिए जब गैस को लिक्विड में घोलना है तो गैस को खुद लिक्विड बनाया हमने, गैस को लिक्विड बनाया ना, ऑब्वियसली यार गैस खोलने के लिए हमने ऊपर से प्रेशर लगाया होगा, तो गैस लिक्विड बन रहा है बेसिकली। तो गैस लिक्विड बनना एक कंडेंसेशन प्रोसेस है। अब इवेपोरेशन में हम हीट देते हैं या बॉइलिंग में हम हीट देते हैं, कंडेंसेशन में हीट निकलती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक काम है। और अभी अभी हमने क्या बोला ली चैप्टर में, अगर कोई काम एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर घटा के सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट है, कितना प्रेशर लगाएंगे तो सॉल्युबिलिटी को क्या फर्क पड़ेगा, यही हमारा मेजर टॉपिक है जिसका नाम है हेनरीज लॉ। क्या है, हेनरीज लॉ। तो क्या कहना चाहता है हेनरीज लॉ, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, मोर इज द प्रेशर मोर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। जितना ज्यादा लगाएंगे प्रेशर, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस in liquid is directly proportional to the pressure of the
गैस, जितना उस गैस का प्रेशर ज्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी. सो यू कैन कॉल इट एज pressure of the gas is directly proportional to solubility of the gas. And solubility को percentage, mass by mass, molarity, mass, mole fraction, molality किसी भी टर्म में लिखा जा सकता है. हेनरी ने उसे किस में लिखा? हेनरी ने उसे लिखा मोल फ्रैक्शन की टर्म में. किस में लिखा? मोल फ्रैक्शन की टर्म में. एंड प्रेशर ऑफ द गैस, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा तो क्या लग गया? KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. Pressure of the gas is equal to Henry's constant into mole fraction of the gas. Solubility को बहुत तरीकों से डिफाइन किया जा सकता था. मेजरली जो हेनरी ने यूज किया दैट इज मोल फ्रैक्शन. मास ऑफ द सॉल्यूट भी यूज किया है बट मेजरली न्यूमेरिकल्स जो है वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर है. तो ये वाला फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में ज्यादा यूज होने वाला है. चलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ते हैं. So basically pressure of the gas KH into mole fraction of the gas. बात करते हैं KH के बारे में. बेसिकली जो हेनरीज कांस्टेंट है, प्रेशर ऑफ द गैस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो मोल फ्रैक्शन का तो यूनिट होता नहीं है. प्रेशर का यूनिट क्या बन गया? ATM. तो इसका भी यूनिट क्या आ गया? ATM. कह सकते हैं व्हाटएवर इज द प्रेशर, व्हाटएवर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, वही यूनिट किसका होगा? KH का होगा. जो यूनिट प्रेशर का है वही यूनिट KH का है. एंड सेकेंड थिंग इज KH इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सी गैस को डिसॉल्व करना है. ऑक्सीजन डिसॉल्व करना है, हाइड्रोजन डिसॉल्व करना है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करना है. तो KH की वैल्यू गैस पे डिपेंड करती है. एंड सेकेंडली इस बात पे भी डिपेंड करती है कि किस सॉल्वेंट में घोलना है. KH की वैल्यू गैस पे भी डिपेंड करती है एंड सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है. आपको कोई चीज पानी में घोलनी है या बेंजीन में घोलनी है या कोक के अंदर घोलनी है, तो कोई कौन सा सोल्यूशन है उन सब बातों पे डिपेंड करती है. KH की वैल्यू अलग अलग आती है. फाइन. नेक्स्ट, अगर हम KH को मोल फ्रैक्शन के साथ देखें तो ये इनवर्स रिलेशन में. अगर इसका मतलब अगर किसी की KH की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी मोल फ्रैक्शन क्या है? कम. तो मैं कह सकता हूं अगर KH ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या है? कम. बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये. बहुत बार जेई नीट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन. जिसकी KH की वैल्यू ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? कम. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की. सो दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c. y एक्सिस पे हमने बनाया प्रेशर, एक्सिस पे हमने बनाया मोल फ्रैक्शन. फाइन. ये हमारी स्लोप है एंड स्लोप पॉजिटिव है. स्लोप क्या है? पॉजिटिव. एंड ये हमारा इंटरसेप्ट है जो कि क्या है? 0. बेसिकली यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं है तो ग्राफ 0 से शुरू होगा. एंड स्लोप यहाँ पे साइन माइने रखता है, पॉजिटिव है, तो ये स्लोप क्या हो गई? KH. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज कांस्टेंट. क्लियर? नेक्स्ट. सो मेजरली चीज जो न्यूमेरिकल है वही है हेनरी लॉ के अंदर कि इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है. तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. मैं एक दो न्यूमेरिकल्स आपको बताता हूँ जो पूछे जा सकते हैं. ठीक है ना? जैसे सबसे बेसिक न्यूमेरिकल तो क्या है? आपको मोल फ्रैक्शन दे दिया, आपको KH दे दिया, प्रेशर ऑफ द गैस पूछ लिया. अब यार ये तो मैं सॉल्व भी नहीं करने वाला. इतना इजी क्वेश्चन सॉल्व करके तो क्या ही करेंगे. क्लियर? ये आपको प्रेशर दे दिया, KH दे दिया और मोल फ्रैक्शन निकाल दिया. ये सबसे बेसिक है. किस्मत अच्छी हुई तो ये भी दाल लग सकता है भाई. ठीक है ना? बट इसमें अच्छा क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है? तो अच्छा क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने बनाया है. सो बेसिकली इसमें अच्छा क्वेश्चन ये होता है कि आपको प्रेशर दे दिया, जैसे यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है 4.34 इंटू 10⁴. फाइन. आपको सॉरी ये तो KH दिया हुआ है. फाइन. आपको प्रेशर दे दिया, कितना दिया हुआ है? 0.2 ATM. ऑक्सीजन का प्रेशर दिया हुआ है 0.2 ATM. KH कितना है? 4.34 इंटू 10⁴. यहां से आपको क्या निकाल लिया आपने? मोल फ्रैक्शन. क्या निकाल लिया? मोल फ्रैक्शन. बट देखिए निकालना क्या है? मोल पर लीटर, यानी कि मोलैरिटी निकालने के लिए बोला है. क्लियर? तो आपका क्या निकला है? यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकला है. एक्स ऑफ द गैस इज 0.2 अपॉन 4.34 इंटू 10⁴. तो आपका ये कितना निकल के आ गया?
4.6 इंटू 10⁻⁻⁶ ये आपका मोल फ्रैक्शन है। तो बड़ा सिंपल है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, जो कि कितना है 4.6 इंटू 10⁻⁻⁶, 4.6 इंटू 10⁻⁻⁶। अब इन जनरली जो गैस के मोल्स हैं, ये तो दिख भी रहा है देखो कि ये बहुत ही छोटा टर्म है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बहुत ही छोटा टर्म है, इसका मतलब गैस के मोल्स पानी के मुकाबले ज्यादा नहीं है, तो हम यहाँ पे इसे निग्लेक्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो पानी, अब पानी अगर देखो सिंपल से 2-3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। मान लीजिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आया है, तो यहाँ पे पानी आपको बताया गया होगा 500 ml है, 1 लीटर है, कितना है, उस हिसाब से यहाँ मोल्स निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। क्लियर। मान लीजिए 1 लीटर है लेट सपोज, तो यहाँ पे 1000/18 लिखिए, 55.55 आएगा, मल्टीप्लाई करिए, नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अगर मास का क्वेश्चन आ गया कि मास ऑफ द गैस निकालिए, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आए, तो उसके लिए क्या करिएगा, नंबर ऑफ मोल्स को उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन का क्वेश्चन है, तो 32 से मल्टीप्लाई करिए, आपका मास ऑफ द गैस निकल गया। क्लियर, फाइन। एंड अगर मोलैरिटी का क्वेश्चन आ गया, जैसे ये वाला क्वेश्चन है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमें दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करना है, ये नंबर ऑफ मोल्स निकल आए, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है लीटर्स में, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम लिए ही 1 लीटर, फाइन। सो बेसिकली जो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे 4.6 इंटू 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 55.55, ये वाला नंबर जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2.55 इंटू 10⁻⁻⁴, ये मोल्स निकल के आ गए हैं। यही मोल्स यहाँ पुट करिए, वॉल्यूम तो हमारा एक ही है, तो हमारे पास मोलैरिटी का आंसर निकल आया है। क्लियर। तो कितनी मोलैरिटी आ गई है, इतनी आ गई है 2.55 इंटू 10⁻⁻⁴, फाइन। सो प्रेशर ऑफ द गैस गिवन था, KH गिवन था, वहां से मोल फ्रैक्शन निकाला। मोल फ्रैक्शन से 3 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, मान लो पहले तो मोल फ्रैक्शन ही आ गया पहला, दूसरा मोल्स आ गए, कि गैस के मोल्स निकालने, यहाँ गैस के मोल्स निगलेक्ट किए, यहाँ पानी के मोल्स 1000/18, ये हो सकता है आपको ऐसा भी बोला हो कि 500 ml ऑफ वाटर है, तो उस हिसाब से आप 500/18, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। मैंने 1 लीटर के हिसाब से निकाला है, क्योंकि मेरे को मोलैरिटी निकालना था, मोलैरिटी पर लीटर ऑफ सोल्यूशन होता है। क्लियर। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल से मास निकल आएगा, अगर आपको मास पूछा गया है। अगर आपको मोलैरिटी पूछा गया है तो जो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं वही मोलैरिटी होती है। इन केस अगर आपने वॉल्यूम 1 लीटर लिया है या 55.55 लिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ही मोलैरिटी होती है। क्लियर। सो दिस इज द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ हेनरी। स्टिल एक आध चीज पेंडिंग है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। कहाँ हमें एप्लीकेशन, मतलब ये रोजमर्रा की जिंदगी में हेनरी लॉ देखने को मिलता है। नंबर 1, कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स के अंदर हमने इतनी बात कर ली है, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा कोक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोक के अंदर डिसॉल्व होगा, ये तो पहला एप्लीकेशन है। नंबर 2, एट हाई एल्टीट्यूड, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं जल्दी थक जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां प्रेशर कम है। प्रेशर कम है तो हमारे ब्लड के अंदर, हमारा ब्लड वहां सॉल्वेंट है, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व कम होती है, क्योंकि हेनरी कहता है अगर प्रेशर कम है तो डिसोल्यूशन क्या होगा, कम। अगर ऑक्सीजन डिसॉल्व कम होगी तो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस कम होगी, इसीलिए हम पहाड़ों पे जल्दी थक जाते हैं, केर चढ़ जाती है, जिससे एनॉक्सिया कहा जाता है। तीसरा एप्लीकेशन, जो स्कूबा डाइवर्स हैं, जब पानी में बहुत डीप चले जाते हैं तो वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा होने के कारण अगेन ब्लड हमारा सॉल्वेंट है, वहां पे ऑक्सीजन डिसॉल्व ज्यादा हो जाएगी। तो अगर गैस ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी तो वहां पे डिसोल्यूशन का दिक्कत नहीं है, पर जब वो वापस आते हैं तो एकदम से प्रेशर रिलीज होता है, तो प्रेशर रिलीज होता है तो फिर एकदम से गैस जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो बेंड्स बन सकते हैं, मतलब कह सकता हूँ कुछ वैक्यूम्स बन सकते हैं हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। उन चीजों को अवॉइड करने के लिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, सो दैट वो प्रेशर को धीरे धीरे कम करें, क्योंकि अगर धीरे धीरे करके रेगुलेट करके प्रेशर को कम करते हैं तो गैस धीरे धीरे करके हमारे ब्लड में से निकलेगी, तो बेंड्स जैसी सिचुएशन नहीं बन सकती। नाइट्रोजन गैसेस जो है वो ब्लड में इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं, इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर वो लोग हीलियम भी कैरी करते हैं, क्योंकि हीलियम इतनी जल्दी से घुलने वाली गैस नहीं है और वो
हल्की है, नाइट्रोजन को घुलने से बचाती है कि वो ज्यादा ना घुले, इसीलिए ऑक्सीजन ये जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसके अंदर हीलियम भी डाला हुआ होता है। एंड लास्ट इज लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। कहाँ हेनरी लॉ फेल होता है? देखो हेनरी लॉ ने क्या बोला, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा वो गैस डिसॉल्व हो जाएगी, और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो और ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। बट सोचिए, हमने एक टॉपिक पढ़ा था सैचुरेशन, घुलने की, सॉलिबिलिटी की एक सीमा है, एक लिमिट है, उससे ज्यादा चीजें डिसॉल्व नहीं करी जा सकती। तो अगर आप प्रेशर लगाते भी जाओगे वो उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो सैचुरेशन लेवल के बाद ये हेनरी लॉ फेल हो जाता है, गैसेस और ज्यादा प्रेशर लगाने से और ज्यादा घुल नहीं सकती हैं। क्लियर? सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। आपको कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लगे रहिएगा, मैं पूरे के पूरे 10 चैप्टर कंप्लीट करूंगा। एंड इन वीडियो लेक्चर्स में कोई तमाशा नहीं, ओनली कंटेंट, प्योर कंटेंट फॉर बोर्ड्स। थैंक यू, विश यू लक।